Hey everyone, welcome back again to the JEE Planet। और आज हमारा परफेक्ट क्रैश कोर्स का डे नंबर 4 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक की, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। एंड दिस रेडियो एक्टिविटी इज अ टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बचपन से लेके आज तक इसके बारे में कुछ काफ़ी चीज़ें आप सुन चुके हैं, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई भी की है इसके बारे में, और आज हम इससे रिलेटेड इसके सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी करने वाले हैं। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं आज का सेशन शुरू करूं, याद दिलाना चाहूँगा आज रात 9 बजे हमारी मुलाकात है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी स्पेशल कोर्स, या जिसे आप फ्री क्लास के रूप में देख सकते हैं। एटम्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो होगा वो वहाँ डिस्कस किया जाएगा, और डुअल नेचर से रिलेटेड भी कुछ सवाल वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो मैंने आपको डे 1 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करवाया था, उसके क्वेश्चंस आप पहले से अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, उसके प्रॉब्लम्स को भी जो हम उस दिन डिस्कस नहीं कर पाए थे, या जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे, उनको भी मैं आज रात के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इंक्लूड करूं। ऑलराइट, सो बात किसकी करने वाले हैं? आज रात को 9 बजे एटम्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एंड इफ द कोड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेस, तो आप हमारा कोड भी जानते हैं, दैट इज PHYMAYA। इस कोड को एंटर करने से आप फ्री में ये वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आपको डाउनलोड करने के बाद, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अगेन, सी ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम कितने फेजेस में कवर करने वाले हैं, पहले आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। ऑलराइट, सो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हमारा फेज 1 है, फेज 1 जो है, दैट फेज 1 इज रेडियो एक्टिविटी टुडे। दैट इज रेडियो एक्टिविटी। क्या है फेज 1 भाई? रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फेज 2 यानी जो हमारी अगली मुलाकात होगी, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैं आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर बताता रहूंगा कि इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कब अवेलेबल है, जैसे मैंने आज के लिए बताया आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें फेज 2 की, फेज 2 की, ठीक, तो फेज 2 में हम क्या पढ़ेंगे? फेज 2 में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जो इस चैप्टर की जान है। राइट, वैसे रेडियो एक्टिविटी से भी काफी सिंपल और काफी ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। और फेज 3 में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस प्लस न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शंस प्लस न्यूक्लियर रिएक्टर। इनके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है, वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। एंड टुडे एटम्स का जो PSS होगा, एटम्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है भाई, वो टुडे 15 मार्च, आज यानी कि 15 मार्च को, 15 मार्च 9 PM, 9 PM to 11 PM ऑन अनअकैडमी ऐप। कहाँ पे देखेंगे? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, ठीक है। अनअकैडमी ऐप या वेब पे, और ये फ्री क्लास है। क्या है ये? बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। और इसे फ्री क्लास के रूप में एक्सेस करने के लिए यदि कोड पूछा जाएगा तो आप यूज करेंगे, दैट इज PHYMAYA, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है बेटा, वो है रेडियो एक्टिविटी। ऑलराइट, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या इससे रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी चीजें इसे इफेक्ट करती हैं, और सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक। सो उससे पहले देयर इज समथिंग जो मैंने आपको कई बार बताया है कि यार आई ऑलरेडी हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, और इन 10 सालों में मैंने बहुत सारे JEE और नीट के एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर भी किया है, और उनको टॉप नॉच रैंक्स हासिल करने में हेल्प भी की है। एंड आई एम होपिंग द सेम विद यू कि आप भी, अब हमारा कनेक्शन भी कुछ ऐसा बैठ चुका है कि आप और हम साथ में मेहनत करेंगे, और इस बार भी JEE को
बोर्ड को और यहाँ तक कि कुछ नीट एस्पिरेंट्स जो इसे फॉलो कर रहे हैं, सभी तरीके के एग्जाम को एकदम फोड़ के आएंगे यार, बढ़िया तरीके से अपना इनपुट देंगे, तभी आउटपुट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट केवीपीवाई और ओलंपियाड्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी ओलंपियाड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मोर ओवर आई हैव ऑलरेडी taught the students for IIT JAM on an academy platform only. ऑलराइट, ये हमारा जेई प्लैनेट का लिंक है जिसका इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे, जहाँ पे आपको इस लेक्चर के क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वहाँ पे अवेल कराई जाएंगी। ठीक है, आइकॉनिक और प्लस, वैसे तो ये सारे लेक्चर्स आपको YouTube पे मिल रहे हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, है ना। सब लोग इससे पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स रन करते हैं। एक प्लस है और दूसरा आइकॉनिक है। प्लस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी ऐप पे। वीकली टेस्ट आपको मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कंटेंट का मिलता है, कितनी बार भी पढ़िए, कितने सारे लोगों से भी पढ़िए, है ना। बस सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए यार। और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, ये एक लेवल और ऊपर है और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है। आपको स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलता है और जो टेस्ट आप अपीयर करते हैं उसकी प्रॉपर असेसमेंट मिलती है, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सभी चीज़ों के बारे में आपको रेगुलरली पता चलता रहता है। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए मंथली जो इनके प्राइस होते हैं या जो एनुअली प्राइस आप देख सकते हैं, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, तो उसमें और कुछ बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, PHYMAYA। इससे आपको कुछ बेनिफिट्स और अवेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक के बारे में अगर हम बात करें, जो हमने देखा ये थोड़ा सा और सुप्रीम है। ठीक, इसके भी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आपके सामने हैं। आप चाहें तो और बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आप PHYMAYA कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिक्स माया कोड है, इस कोड को याद करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्पेशल क्लासेस देखेंगे, फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो वहाँ एंटर करने के लिए शायद आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एंड व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने आप ही, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? अपने आप होने वाला। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ टूटने से। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। ऑलराइट, सो प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जो है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है भाई कि अगर एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? वो स्टेबल होने के लिए टूट जाता है। किस प्रकार से? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम हमारी अगली मुलाकात में ये बात सीखने वाले हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी कि समय के साथ साथ एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन में, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में और एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। तो कभी तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, कभी प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, कभी बाइंडिंग एनर्जी नाम की एक टर्म होती है उसके कम होने के कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, कभी साइज ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने के पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। कल की मुलाकात में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे। आज तो हम ये देख रहे हैं कि उन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए इफ वी कैन सेफली से दैट द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल है तो उसके साथ क्या होगा? तो वो शो करेगा रेडियो एक्टिविटी। क्या शो करेगा भाई? रेडियो एक्टिविटी। सो प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यहां अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की,
तो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होते हैं हमारे पास वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, एक छोटा सा नोट समझने वाला ये है कि मान लीजिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्या है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसको आपने अनस्टेबल क्यों बोला? इसको आपने अनस्टेबल बोला नेचर वाइज, ये अपने नेचर के हिसाब से अनस्टेबल है, नेचर वाइज अनस्टेबल है। ठीक है, इस नेचर वाइज अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपको अल्फा डिके शो करे, ये हो सकता है बीटा डिके शो करे, और ये हो सकता है गामा डिके शो करे। ठीक है, हो सकता है अल्फा डिके, हो सकता है बीटा डिके, हो सकता है गामा डिके। देखो होगा क्या, आप ये बोलोगे कि अल्फा डिके या बीटा डिके करने के बाद m अल्फा पार्टिकल्स निकलने के बाद और n बीटा पार्टिकल्स निकलने के बाद, कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकलने के बाद या कुछ बीटा पार्टिकल्स निकलने के बाद, या कुछ अल्फा प्लस कुछ बीटा पार्टिकल्स निकलने के बाद। ठीक है, चाहे अल्फा निकले चाहे बीटा निकले, ये कॉम्पोजिशन को चेंज करने वाले, ये न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को चेंज करने वाले रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं। क्या करते हैं? दे चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं। अभी देखेंगे कैसे चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑलराइट, और आप ये बोलते हो कि गामा रेज जो है ये न्यूक्लियस की एनर्जी को चेंज करते हैं, चेंज द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस की एनर्जी को चेंज करते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं। ठीक है, और अब आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर कुछ अल्फा निकल गए या कुछ बीटा निकल गए या कुछ अल्फा और कुछ बीटा निकल गए भाई। तो यहां क्या निकल कर आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा स्टेबल न्यूक्लियस। मगर ये जो स्टेबल न्यूक्लियस होगा ये हाईली एनर्जेटिक होगा। क्या होगा? हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियस। मगर ये सोचेगा कि यार मैं स्टेबल तो हो ही चुका हूं नेचर वाइज, क्यों ना एनर्जी वाइज भी स्टेबल हो जाऊं। तो इसकी कोशिश रहती है कि अगर ये नेचर वाइज स्टेबल है तो एनर्जी भी फटाफट से लूज करेगा, और स्टेबल हो जाएगा। तो एनर्जी को लूज करने के लिए ये हाईली एनर्जेटिक गामा रेस का इस्तेमाल करता है। हाईली एनर्जेटिक गामा रेस का इस्तेमाल किया जाता है और अल्टीमेटली आप स्टेबल न्यूक्लियस पर ही पहुंचते हो। मगर अब की बार जो स्टेबल न्यूक्लियस है, जो एंड प्रोडक्ट है आपका स्टेबल न्यूक्लियस है, मगर वो स्टेबल न्यूक्लियस कैसा है? लो एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियस है। एंड प्रोडक्ट क्या है भाई? लो एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियस है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इवेंचुअली क्या होना, देखिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस 3 प्रकार की हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन से भी न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन चेंज होती है। बीटा रेडिएशन निकलने से यानी बीटा डिके से भी न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन चेंज होती है। लेकिन गामा से केवल और केवल न्यूक्लियस की एनर्जी चेंज होती है, न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसे स्टेबल बनाने के लिए यार अल्फा और बीटा में से भी कोई एक निकला ही होगा, है ना, एटलीस्ट। और साथ में उसे कंपनी किसने किया होगा? गामा ने। साथ में उसे कंपनी किसने किया होगा भाई? गामा ने किया होगा। ऑलराइट, तो आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, ये अल्फा रेज है और साथ में ये बीटा रेज है और साथ में ये गामा रेज है। ऑलराइट, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, वी आर डूइंग इट। ठीक है जी। और क्या लेकर चल रहे हैं, देखिए तो ये तो हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे आप अल्फा, बीटा और गामा को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि इसका
नेचर क्या है, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं आप, इसका नेचर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या है एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्टली, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दे, क्या है ये एग्जैक्टली तो आप बोलोगे कि यार अल्फा रेज जो है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, बोलिए डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ऑल राइट, या फिर आप उसे बोलिए हीलियम का न्यूक्लियस, और इसे क्या बोल सकते हैं भाई, हीलियम का न्यूक्लियस। भाई हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो आप बोलोगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 4 होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आयनाइजेशन की प्रक्रिया में, द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, एक बार में आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो एक बार में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने बोला कुल मिला के 2+। आपने क्या बोला, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 2, तो एक एक करके निकले हैं, तो इसीलिए 2+ चार्ज है और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। बीटा रेज के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि एक प्रकार की स्टेबिलिटी वो भी होती है, अनस्टेबिलिटी वो भी होती है, जो न्यूट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से होती है। दैट इज, आप ये कहोगे कि जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोटॉन में चेंज हो जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में चेंज हो जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन में। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो ही नहीं सकता भाई, इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस के बाहर रहना है। तो जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकता, इसका मतलब वो बाहर आ जाता है, और इसी को क्या बोलते हो आप, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, यही क्या कहलाता है भाई, बीटा पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन जो बना है, जो पैदा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, यही क्या कहलाएगा, बीटा पार्टिकल। और गामा रेज के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो ईएम वेव्स हैं यार, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कॉम्पोजिशन में कोई चेंज लाने वाली नहीं है, ये केवल और केवल एनर्जी में ही चेंज लाएंगी, केवल और केवल एनर्जी में चेंज लाएंगी। ऑल राइट, चार्ज के बारे में अगर हम बात करें यार, तो आप बोलोगे कि इसका चार्ज क्या होगा, 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज प्लस 2e, यहाँ है -e, और ये है चार्जलेस। चार्जलेस यानी कि आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे चार्जलेस भी है और न्यूट्रल भी है। ठीक, मास के बारे में बात करते हैं। मास के बारे में बात करते हैं तो आप क्या बोल सकते हो, मास के बारे में आप बोलोगे कि इसका मास कितना है, +4, इसका मास है 4 AMU, 4 AMU, 4 AMU, दैट इज 4 × 1.67 × 10⁻27 kgs। ऑल राइट, इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लिख सकते हो 0.00055 AMU, यानी कि यू कैन राइट 9.11 × 10⁻31 kg, 9.11 × 10⁻31 kg। गामा रेज रेस्ट मास 0 होता है यार, इनका रेस्ट मास इज 0। गामा रेज का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है मामला, ठीक है ना। ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, मान लीजिए अब हम चर्चा कर रहे हैं रिलेटिव आयनाइजेशन पावर, रिलेटिव आयनाइजेशन पावर। तो ये रिलेटिव आयनाइजेशन पावर, किसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। तो सर आयनाइजेशन का मतलब क्या है, आयनाइजेशन का मतलब है एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी। ठीक है ना, एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी है यार। तो जो चीज तेजी से आ रही होगी, भारी होगी, ज्यादा एनर्जी के साथ आ रही होगी, वो डेफिनेटली एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन सब में से सबसे भारी कौन है, अल्फा रेज।
तो वो आएंगे और नॉकआउट कर देंगे। तो इसीलिए आयनाइजेशन पावर, ध्यान से देखना, डबल जीरो का फर्क है बेटा, ये 10,000 रेशो 100 रेशो 1 होता है, 10,000 रेशो 100 रेशो 1 होता है। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर, रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, क्या पूछी जाए हमसे, रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर, तो हम क्या करेंगे, ओके देखो जरा, बात को समझिएगा, देखिए नाउ रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा में से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो गामा की होती है। क्यों होती है, या गामा की पेनिट्रेटिंग पावर का एडवांटेज क्या है, तो हम कह सकते हैं, देखिए कैंसर्स और ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में आप जानते हैं कि आप गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे का कारण ही क्या होता है कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, पेनिट्रेट कर जाती हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, टिश्यूज़ को इफेक्ट करती हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी इफेक्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये रेशो ठीक उल्टा पड़ जाता है, रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर ये हो जाता है 1:100 रेशो 10,000। इसका मतलब 2 जीरो का फर्क है, यानी कि आप ये याद रखने के लिए कह सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है और अल्फा रेज की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, और जो बीटा रेज हैं उनके लिए दोनों चीज़ें इन बिटवीन है, उनकी पेनिट्रेशन इफेक्ट भी दोनों के बीच में है और आयनाइजेशन पावर भी दोनों के बीच में है। और आखिरी जो पार्ट आपको सबके लिए समझना चाहिए वो समझना चाहिए पीरियोडिक शिफ्टिंग। पीरियोडिक शिफ्टिंग का मतलब है, पीरियोडिक शिफ्टिंग का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में इतना डिके होने के बाद कोई एक एलिमेंट है, उसके साथ ये डिके होने के बाद कहाँ कहाँ उसकी शिफ्टिंग होगी। तो आप ये कहेंगे कि देखिए अगर आपके पास एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, और आप इसमें अल्फा डिके कराओगे तो अल्फा पार्टिकल का मतलब है He242 पॉजिटिव तो निकलेगा। तो यानी कि जिस भी एलिमेंट ये y में चेंज होगा उसका Z2 होगा और उसका मास नंबर A-4 होगा, Z-2 होगा और मास नंबर A-4 होगा। इसका मतलब क्योंकि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, क्योंकि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इसीलिए आप बोलोगे कि एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट आया है, दैट इज इट विल शिफ्ट 2 यूनिट्स। पीरियोडिक शिफ्टिंग किधर होगी, 2 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। बात ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट कम हो जा रहा है। तो अगर यहाँ कहीं एलिमेंट लाई कर रहा है तो वो 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही बात अगर आप किसके लिए कर रहे होते हैं, बीटा डिके के लिए, तो आप कहते कि यार एक न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। तो आप ये बोलोगे दैट इज अगर कोई x सिंबल है z और a वाला, तो आप बोलेंगे कि ये y में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा हो रहा है, प्रोटॉन अगर एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप इसे बोलोगे Z+1 और न्यूक्लियॉन उतने ही है, न्यूट्रॉन ही तो प्रोटॉन में बदला है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम जो है वो तो बराबर रहेगा क्योंकि एक दूसरे में ही बदल रहे हैं। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट है, तो आप बोलोगे दैट इज सो 1 यूनिट इंक्रीमेंट है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट। मतलब मेरा जो एलिमेंट है जब वो एक बार बीटा डिके करेगा तो वो किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो उसके 1 यूनिट राइट में लाई कर रहा है इन दी पीरियोडिक टेबल। और आप ये कहेंगे कि जब एनर्जी के बारे में आप चर्चा करते हो तो x अगर ZA है तो जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी x ZA होगा, मगर उसमें स्टार मार्क लग जाएगा। स्टार मार्क का मतलब क्या है, मैं लो एनर्जी बता रहा हूँ अभी, क्या बता रहा हूँ, लो एनर्जी। तो x डैश के नाम से भी आप बोल सकते हो उसको कि यार वो x डैश में ही कन्वर्ट हुआ है, सेम एलिमेंट है। इसका मतलब गामा डिके होने के बाद या गामा रेज, जो कि आपको पता है कि अल्फा रेज और बीटा रेज को अकम्पनी करेंगी, है ना, गामा रेज के निकलने के बाद पीरियोडिक शिफ्टिंग किसी भी प्रकार की नहीं होती है। सो इट इज नो पीरियोडिक शिफ्टिंग, ऑलराइट। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी सबसे पहले हमको कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या होते हैं,
एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे कैसे टूटता है वो प्रोसीजर, और उसके बाद वो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके करेगा तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पीरियोडिक टेबल पे या उसकी पोजीशन ऑन द पीरियोडिक टेबल पे, और अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस के बारे में क्या क्या कुछ कुछ खास बातें हैं। तो जो आपसे कंसेप्चुअली चीज़ें पूछी जाएंगी, लॉजिकल चीज़ें पूछी जाएंगी, वो यहाँ से पूछी जाएंगी, ठीक है। और जो मैथमेटिकल चीज़ें पूछी जाएंगी उसके लिए हम अगला फेज शुरू कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का। ऑलराइट, एक बार वीडियो को पॉज करो और इन सभी चीज़ों को ध्यान रख लो यार। ऑलराइट, मुझे लगता है कि मेरे कहने के मुताबिक आप इसे समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में, न्यूमेरिकल रिलेशंस के बारे में। तो आप ये बोलोगे, देखो एक छोटी सी बात क्या है, वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना यार, वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है यार आगे की। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करती है यार? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? दैट इज, आप बोलोगे कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो होगा, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, इसको आप बोलेंगे माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो सर्वाइव्ड है उन पूरे की पावर 1। नंबर ऑफ पार्टिकल जो सर्वाइव कर रहे हैं उस पूरे की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पूरे की पावर 1 पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे ये n की पावर 0 पे यानी डिपेंड ही नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पावर 2 पे डिपेंड करना चाहिए था, ठीक है। रूल ये कहता है काइनेटिक्स का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अवेलेबल है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अवेलेबल या एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग जो है उस समय में उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, अवेलेबल और एग्जिस्टिंग। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो तो यार ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में आप कहते हो वहां पे जो रेट कांस्टेंट आता है वो k आ जाता है। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द डिके कांस्टेंट। ये क्या होगा? डिके कांस्टेंट होगा। और ये जो डिके कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर। डिपेंड्स ऑन, यूरेनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए अलग होगा, प्लूटोनियम के लिए अलग होगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, फ्रांशियम के लिए अलग होगा, ठीक है ना। आप जानते हैं ना पीरियोडिक टेबल में जनरली सभी ग्रुप्स का आखिरी एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जो आखिरी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव तो नहीं है, मगर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की संभावना रखता है। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल्स में आप क्या बोल सकते हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आप क्या बोल सकते हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। बोरॉन ग्रुप में आप क्या बोल सकते हो? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। कार्बन के लिए आप ये बात नहीं कहते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एक बड़ी ही विचित्र सी प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली पे आओगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ रेडियो एक्टिव होता है। ऑक्सीजन फैमिली पे आएंगे बेटा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन फैमिली पे आएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन रेडियो एक्टिव होता है। नोबल गैसेस के बारे में बात करेंगे तो हीलियम, नियन, आर्गन, ट्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। ऑलराइट, तो हम यही कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर बेस्ड होगा उनका डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो है आपका गवर्निंग रिलेशन, अब इससे आप क्या क्या कह सकते हो? आप बोल सकते हो कि यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करने का प्रयास करूँ तो आई राइट माइनस डी एन बाई एन दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, हम बोलेंगे जब t इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू एन नॉट है, जब t इक्वल टू t है तो n की वैल्यू ns है। नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव्ड जो बचे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव्ड जो बचे हैं, माइनस साइन उधर ले जाइए, ये आ जाएगा ln ऑफ n विद इन लिमिट्स n नॉट टू ns नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव्ड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा t विद इन लिमिट 0 टू t। जब लिमिट डालेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, यानी लॉग ऑफ अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, यानी n बाय n नॉट
एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी, माइनस ऑफ लैम्डा टी, ये निकल कर आएगा। अब इससे क्या है, फिजिक्स में एक अलग प्रकार का फॉर्मूला आप याद रखते हैं और केमिस्ट्री में एक अलग प्रकार का फॉर्मूला। केमिस्ट्री में जो आप याद करते हो वो कैसा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला, भाई दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक बार हम एंटी लॉग लेके बात करेंगे और एक बार हम लॉग लेकर बात करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में आप क्या फॉर्मूला याद करते हो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सर केमिस्ट्री में तो क्या है, ये माइनस इधर ले जाएंगे, ये माइनस इधर ले जाएंगे तो लॉग की पावर में जाएगा, यानी ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। और नेचुरल लॉग दिया है, नेचुरल लॉग दिया है, उसे लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से t निकल कर आता है 2.303 बाय लैम्डा लॉग टू द बेस 10, और ये निकल कर आ जाएगा, माइनस साइन इधर जाके पावर में चला जाएगा बेटा, तो n नॉट बाय n ऐसे निकल कर आ जाएगा, n नॉट बाय n। और फिजिक्स में किस फॉर्म में यूज होगा, आप यार यहाँ से एंटी लॉग ले लोगे और ये ns है, एंटी लॉग ले लोगे तो ये आएगा ns बाय n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी ns किसके बराबर आ जाएगा, ये निकल कर आएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो फिजिक्स में जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है यार, और केमिस्ट्री में जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, मगर दोनों बातें एक ही है। देखिए अगले अगले स्टेप में ये दोनों निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सर्वाइव्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड है, ठीक। और मान लीजिए यहां आपसे बात की गई हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, या जिसे आप टी हाफ से डिनोट करेंगे। इसके बारे में एक खास बात है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये इनिशियल नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि अगर आपके पास इनिशियली 2000 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं तो उनको जितना टाइम 2000 का आधा 1000 होने में लगेगा, उतना ही टाइम उसके बाद वो क्या करेंगे, 500 होने में भी लगाएंगे, और उतने ही टाइम में अगली बार वो 500 से 250 होंगे, उतने ही टाइम में अगली बार वो 250 से 125 होंगे, यानी कि उनका रेट ऑफ डिके भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे उनकी संख्या कम हो रही है, पहले 2000 पार्टिकल्स एक मिनट में अगर 1000 हो रहे हैं तो अगले एक मिनट में 1000 जीरो नहीं होंगे, अगले एक मिनट में 1500 होंगे, और अगले एक मिनट में 500 250 होंगे, और अगले एक मिनट में 250 125 के बराबर होंगे। यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे नंबर डी, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव घटता जा रहा है, वैसे वैसे रेट ऑफ डिके भी घटता जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ is independent of initial number of particles. T half is independent of initial number of particles. ये initial number of particles पे निर्भर नहीं करता, initial number of particles पे निर्भर नहीं करता। आप ये बोलेंगे n नॉट को देखो, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव्ड घटते जा रहे हैं, देन रेट ऑफ डिके भी क्या होगा यार, रेट ऑफ डिके जिसे आप बोल रहे हो माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी, माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी बोलिए या फिर लैम्डा एन बोलिए, एक ही बात है यार, ये भी घटता जाएगा। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सर्वाइव्ड वाले घटते जा रहे हैं, जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं वो घटते जा रहे हैं, तो जो रेट ऑफ डिके है वो भी घटता जा रहा है, क्योंकि वो तो लैम्डा एन एस है। तो आप ये बोलेंगे कि सबसे पहली बात, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल सर्वाइव्ड एन नॉट बाय 2 बचे, देन जो भी टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा, टाइम हाफ टाइम के। सो व्हाट यू कैन से, देखो आप केमिस्ट्री वाला रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही बात है यार, क्या केमिस्ट्री क्या फिजिक्स। इट इज 2.303 बाय लैम्डा, 2.303 बाय लैम्डा लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10, ये देखो क्या है, ये है एन नॉट बाय एन, एन नॉट बाय एन, तो ये जो n है क्या आप इसे एन नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.303 log to the base 10 and it is 2, n नॉट से n नॉट कट गया and it is 2 by lambda, तो ये आ जाएगा 0.693 by lambda। ये t हाफ कितना निकल कर आ गया भाई, ये t हाफ निकल कर आ गया 0.693 by lambda, t हाफ इसके बराबर है। क्लियर है क्या मामला। तो इस हिसाब से आप हाफ टाइम निकाल लेते हैं, इस हिसाब से आप हाफ टाइम निकाल लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें यार,
कि अगर आपके पास शुरुआत में n नॉट पार्टिकल्स हैं तो t हाफ के बाद ये n नॉट बाई 2 हो जाएंगे एंड फिर से t हाफ के बाद ये n नॉट बाई 4 हो जाएंगे एंड सो ऑन. So number of particles after n half lives, ns का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? इसको आप ऐसे देखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड जो होंगे वो हो जाएंगे n नॉट, और जितने हाफ लाइव्स हैं उतनी बार हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ की पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. लेकिन आप में से किसी के मन में ये भी हो सकता है यार क्या पता नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की फॉर्म में ये टाइम हो ही ना, तो आप ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड जो है वो हो जाएंगे n नॉट हाफ की पावर स्मॉल n वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. इसे बेटा आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हो जाएगा n नॉट हाफ की पावर टोटल टाइम t बाई t हाफ. टोटल टाइम को अगर t हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से अपने को ये भी पता चल जाएगा, टोटल टाइम को t हाफ से डिवाइड करने पे अपने को ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, और जितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं उतनी बार हाफ से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो उसके बाद जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो हमारे सामने ऐसे निकल कर आ जाएंगे यार. देख सकते हो आप, क्लियर है ना मामला? यू कैन सी लाइक दैट, राइट? तो ये है हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड बात. वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, बात समझ में आ गई होगी और टेंशन नहीं लेनी है. अभी हम फॉर्मूले, उसके एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें कर रहे हैं. रेडियो एक्टिविटी का जो पीएसएस है वो हमारी कल की डेट यानी कि 16 मार्च को रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही होगा. पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है जी. तो इसके लिए अभी तो आप इसको केवल ऐसे ध्यान रखिएगा बस, ठीक है. चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे. बात करते हैं एवरेज लाइफ के बारे में. तो यार ये जो एवरेज लाइफ है ये टाउ से डिनोट किया जाता है. आपने को पता होना चाहिए कि टाउ जो है ना एवरेज, दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. रेसिप्रोकल ऑफ क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, ठीक है जी. यानी कि यहां से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे टी हाफ चाहिए हो तो वो 0.693 बाय लैम्डा होता है, तो 0.693 बाय लैम्डा बोलिए, या फिर उसे आप 0.693 इंटू टाउ बोलिए. 0.693 टाउ एवरेज. क्लियरली यार वैसे भी हाफ टाइम उसकी एवरेज टाइम से तो छोटा ही होगा. एवरेज लाइफ का मतलब है कि यार वो टोटल टाइम जब तक वो एग्जिस्ट करे, रेडियो एक्टिव सैंपल एग्जिस्ट करे, या उसे समाप्त होने में कितना समय लगेगा ऑन एन एवरेज. वैसे तो एक रेडियो एक्टिव सैंपल को पूरी तरीके से डिके होने में ना यार इन्फानाइट समय लग जाता है. उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाउ एवरेज है ना ये 1.44 टाइम्स लगभग टी हाफ है. 1.44 टाइम्स टी हाफ है. इस बात को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई हमसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, कितने पार्टिकल्स डिके हो गए हैं यार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, तो आप क्या बोलेंगे? एनडी निकालने का क्या तरीका है? आप बोलेंगे वी नो कि जो पार्टिकल्स डिके कर गए हैं प्लस जो पार्टिकल्स सरवाइव कर गए हैं, दोनों मिला के नंबर कितना है? एन नॉट. सो एन डी प्लस एन एस को क्या लिख सकते हैं? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी एंड दैट इज एन नॉट. तो यहां से देखिए एन डी कितना निकल कर आ गया यार, ये आया एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. इसका मतलब आपने कहा एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ये आ गया किसका फॉर्मूला? एन डी का फॉर्मूला, ठीक है जी. एन डी का फॉर्मूला. इसमें आप दो बातें कर सकते हैं. इफ टी इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, यदि टी की वैल्यू 0 होगी देन ये ई की पावर माइनस 0 आ जाएगा, यानी ई की पावर 0 दैट इज 1. सो एन डी कितना होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, दैट इज 1 माइनस 1 0 0 इंटू एन नॉट इज 0. और जब आपका टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, देन जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 0 हो गया बेटा. ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया तो कितने पार्टिकल्स डिके कर गए होंगे? सारे के सारे.
कितने पार्टिकल्स डिके कर गए होंगे? सारे के सारे। यानी रेडियो एक्टिव सैंपल को पूरी तरीके से डिके करने में कितना समय लगेगा बेटा? इनफाइनाइट समय लगेगा। कितना लग जाएगा? इनफाइनाइट टाइम। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इस बात को क्लियरली हमें ध्यान में रखना है, ठीक? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इन रिलेशंस को भी ध्यान रखो। याद रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग कल कराऊंगा, पूरे PYQs 100% सारे PYQs करेंगे, सारे अच्छे सवाल करेंगे, कन्वेंशनल मॉडल करेंगे, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी बच्चों हमारी 9 बजे से 11 बजे तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। वो मैं आपको कल के लेक्चर में स्पेसिफाई भी करा दूंगा, ठीक है? वो भी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी यार, तो सबको अटेंड करनी है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। रात में इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप लोगों से कल मैंने पूछा था और आपने कहा था सर पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद रात में प्रॉब्लम्स लगा के कंप्लीट करने का मजा कुछ और है ना? तो इसे कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है एज पर माय सजेशन आप इसे कंप्लीट कर चुके होंगे जी। तो चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज कर करके कंप्लीट करते जाना है बीच में, ठीक है ना? रिलेशन सारे ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड, जो आपको ग्राफ बनाने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड वर्सेस टी। तो आप बोलोगे वी नो कि ns जो होता है वो n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। इसमें दो बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे जब t इक्वल टू 0 है देन ns इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0 है, यानी दैट इज n0 e की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 है, ठीक है? और जब if t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है देन ns इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू इन्फिनिटी, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 यार। तो याद रखिएगा आज के बाद e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। मतलब अगर मैं इसे ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये आएगा n0। शुरुआत में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n0 है, और अंत में t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे डाल जाके ये 0 हो रहे हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेम ग्राफ आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड का, नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड को आपको प्लॉट करना है किसके साथ? आपको प्लॉट करना है टी के साथ। तो कैसे प्लॉट कर पाएंगे यार? देखिए कैसे प्लॉट कर पाएंगे, सोचिए। आपको अभी मैंने रिलेशन बताया है और उस रिलेशन के तहत आप इसको ऐसे प्लॉट कर पाओगे कि आप कहोगे वी नो हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड वाला पार्ट है, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड। तो आपने कहा n0 माइनस n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। आपको याद होगा अभी हमने देखा भी था कि nd इक्वल टू n0 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी है। यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हो कि भाई ऐसा है, यदि t इक्वल टू 0 का, एक बार फिर से देखते हैं, यदि t इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे देन nd विल बी इक्वल टू n0 एंड इट इज 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, यानी कि n0 1 माइनस किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होगा, ठीक है? सो 1 माइनस 1 इट इज 0, सो इट इज 0। एंड यदि t टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा देन आप कहेंगे nd विल बी इक्वल टू n0 एंड इट इज 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू इन्फिनिटी। लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा यार? e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो nd की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? nd की वैल्यू निकल कर आ जाएगी n0। यानी कि आप बोलोगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? t इक्वल टू 0 पे ये 0 है, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ग्राफ कितना बन रहा है? ये n0 तक जाएगा। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ग्राफ n0 तक जाएगा, यानी बेसिकली t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n0 को टच करेगा, मैच करेगा, तो ग्राफ का डिजाइन कुछ फ्री हैंडेडली ऐसा होगा। क्लियर है मामला? और इसी में अगर एक छोटा सा नोट मैं आपको बताऊं और आपसे ये कहूं कि बेटा एक ही ग्राफ में
एक ही ग्राफ में n वर्सेस t आप प्लॉट करना चाह रहे हो तो आप बोलोगे कि सर ये 0 है ओरिजिन और ये n0 है, और आप कह सकते हैं कि शुरुआत में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड जो थे वो n0 थे और वो इनफाइनाइट टाइम में 0 होंगे, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड का ग्राफ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड। लेकिन इसमें तुम दो बातें और कर सकते हो, तुम दो बातें ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड जो है वो n0 होते हैं। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, देन दोनों n0 का आधा आधा हो जाएंगे यार, ns इक्वल टू n2 इक्वल टू n0 बाय 2। बड़ी सिंपल सी बात है कि a प्लस बी सी के बराबर है और a और b भी बराबर हैं आपस में, तो दोनों c/2 और c/2 हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर आप दोनों चीजें मेंशन करने की कोशिश करें तो ये जो समय होगा, ये जो समय होगा जब nd और ns बराबर है और दोनों n/2 n0/2 है, ये t हाफ है, और ये जो t हाफ है यहाँ पे ये n0/2 को मैच करेंगे, n0/2 को मैच करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है मामला? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड ग्राफ यार जेई के सवालों में ना पहले से देखने को मिल रहा था, ठीक है, जेई के सवालों में पहले से देखने को मिल रहा था, मगर अचानक से जेई ने अपना स्टाइल चेंज किया और उन्होंने ना नंबर की बजाय प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करनी शुरू की, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके के बारे में। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल पहले, ठीक। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल विल बी इक्वल टू फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, सो ns बाय n0, so that will be equal to n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी बाय n0, so that is simply equal to e की पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि यदि आप ग्राफ बनाने की ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे टी के साथ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है वो कैसे वैरी करेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यार 1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, और आप कहोगे कि ये e की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो e की पावर माइनस लैम्डा टी में ग्राफ भी कैसा निकल कर आता है, e की पावर माइनस लैम्डा टी में ग्राफ जो है देखो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा और t इक्वल टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, देख लेते हैं एक बार। आपने कहा एट t इक्वल टू 0, यदि t इक्वल टू 0 है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो है दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, यानी दैट इज 1। और यदि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू इन्फिनिटी यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0। तो शुरुआत में यहाँ पर है और अंत में यहाँ पर है, ऐसा होगा भी ग्राफ। डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे सर्वाइवल का डिजाइन हुआ करता था, एनएस का डिजाइन हुआ करता था, मगर मुद्दा यह है कि प्रोबेबिलिटी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 के बराबर रहेगी, प्रोबेबिलिटी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 के बराबर रहेगी, ठीक है ना। यही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके को लिखना चाहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके भी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, पीडी हम ये लिख सकते हैं PD will be equal to ND by N0, ND by N0, and that is equal to N0 1 minus e की पावर माइनस लैम्डा टी बाय N0, N0 से N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, N0 से N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या निकल कर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि यार अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो ना तो इसका डिजाइन भी वैसा ही आएगा जैसे ND का आता था। द ओनली डिफरेंस विल बी, क्या रहेगा बेटा, इकलौता डिफरेंस ये रहेगा कि ये 1 तक वेरी करेगा, ये 1 तक वेरी करेगा, और आप बोलोगे कि यार इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा निकल कर आने वाला है। क्लियर है मामला? जैसे यहां पर आता था ND का आता था, जैसे ND का ग्राफ होता था वैसे ही PD का आना है, राइट। और अगर एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम, तो वी विल से कि बहुत सिंपल सी बात है यार, ये करेगा तो कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल देखिए समय के साथ साथ कम होता जाता और डिके की संख्या बढ़ती जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ये है जहां दोनों एक दूसरे को मिलते हैं
जहां दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके दोनों बराबर होती है बेटा 0.5, और उस समय को क्या बोला जाता है, टी हाफ। उस समय को क्या बोला जाएगा, टी हाफ बोला जाएगा। क्लियर है मामला? फटाफट से इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करें, समझे। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी, और आज की मुलाकात में मुझे जो चीजें करानी है वो इतनी ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर एक बात, पैरेलल रेडियो एक्टिविटी। पैरेलल रेडियो एक्टिविटी काफी कुछ वैसे मैंने पहले से बता दिया है, फिर भी पैरेलल रेडियो एक्टिविटी प्लस सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी, सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी, पैरेलल रेडियो एक्टिविटी हो गया, सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी हो गया, और तीसरी बात जो है वो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है। ये सारी चीजें टुमारो यानी कि 16 मार्च, टुमारो यानी कि 16 मार्च 9 PM to 11 PM, ऑब्वियसली रात है ना, PM है, 9 PM to 11 PM अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको कोड क्या यूज करना है यार, आपको यूज करना है PHYMAYA। कोड क्या यूज करना है, PHYMAYA। ये कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास देख सकते हैं बेटा। ये क्या है, ये फ्री स्पेशल क्लास है, ये फ्री स्पेशल क्लास है। तो कल शाम को, आज देख रहे हो एक दिन हम पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम मैंने आपको रिवीजन का दिया, और अगले दिन हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ये जो एक दिन का 24 घंटे से ज़्यादा का ये जो गैप है, इस गैप के दौरान वो टॉपिक आपके माइंड में प्रोसेस होता रहेगा, तो आपको उसके बारे में सोचने का, उसकी पढ़ाई करने का, उसके डाउट्स निकाल के रखने का, जो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे, इसका मौका अच्छा खासा मिल जाएगा, है ना। तो सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्लियर है मामला? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है कंप्लीट। सामने आपके जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक का इस्तेमाल करके, ये नोट्स में भी दिया होगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर सकते हैं, जहां से आपको क्लास नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिलेगी। आइकॉनिक और प्लस के बारे में मैं वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए, apart from whatever we are studying on YouTube and free classes on the Unacademy platform, उसके अलावा अगर हम प्लस के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस या स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आइकॉनिक के लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, स्टडी प्लानर मिल जाए, टेस्ट का एनालिसिस मिल जाए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। आस्क अ डाउट फीचर यार, ये काफ़ी मज़ेदार है। घर पे बैठे बैठे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और किसी भी टाइम पे हमारे डाउट्स आते हैं, तो देखिए इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी, ठीक है। और इनके लेकिन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए यार इसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकें, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे हम। और इसके अलावा जो अपकमिंग बैचेस हैं मार्च के महीने में ही, उन अपकमिंग बैचेस की सबकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इनमें से किसी भी बैच को अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारा जो बैच लॉन्च होने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं, फ्री टेस्ट, फ्री स्पेशल क्विजेज, ये आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें फ्री भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप बेनिफिट्स ज़रूर उठाएं। और जो टेस्ट हैं वो आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टेस्ट आप अपीयर कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल पुराने डेट्स हैं, इस तरीके के और टेस्ट जो हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ पुरानी डेट्स हैं, इसको आप अवॉइड करें अभी के लिए। चलिए, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है उसकी डिटेल भी हमारे सामने है, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यार। और इस चैनल को, जेई प्लैनेट को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, लेकिन साथ में इसे सब्सक्राइब और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लुत्फ उठा सके। ऑलराइट, मेहनत करते चलो, हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते चलो। आज रात को मुलाकात होगी 9 बजे से 11 बजे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, एटम्स के और डुअल नेचर के। ऑलराइट, सो रिवाइज करके आना एंड ऑल द बेस्ट।